नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप के करीबी सलाहकार बोले, जीत का ऐलान कर युद्ध से बाहर निकले अमेरिका। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला। इराक में अमेरिकी KC-135 विमान क्रैश, सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत। रिपोर्ट के अनुसार ईरान चीनी करेंसी में ट्रेड करने पर हॉर्मुज से तेल टैंकरों को जाने दे सकता है। खार्ग द्वीप पर हमले की खबर के बाद ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी। नेतन्याहू को हिजबुल्लाह की धमकी, मेरी हत्या की धमकी बेकार, डर आपको होना चाहिए। मुस्तफा खामनेई और IRGC के बारे में सूचना देने वाले को US 83 करोड़ रुपए देगा। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय LPG कैरियर शिवालिक ने पार किया हॉर्मुज। अमेरिका में व्हाइट हाउस के भीतर ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सलाहकार डेविड सैक्स ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका को अब इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका के लिए जीत का ऐलान करके युद्ध से बाहर निकलना सही समय हो सकता है। उनके मुताबिक ऐसा कदम उठाने से वैश्विक बाजारों को भी राहत मिलेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध को हमेशा तक जारी रख सकता है। इस बयान के बाद ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा समर्थकों के बीच भी नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने विदेशी युद्धों से दूरी बनाने का वादा किया था। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार इस बात पर बटे हुए हैं कि इस युद्ध को कब और कैसे खत्म घोषित किया जाए। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के हेलीपैड को एक मिसाइल ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हमला उस इलाके में हुआ जहां दूतावास परिसर के भीतर हेलीकॉप्टरों के उतरने और उड़ान भरने के लिए हेलीपैड बनाया हुआ है। इस बीच अल जजीरा अरबी एक संवाददाता ने भी बताया कि हमले के बाद दूतावास परिसर की दिशा में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य विमान के सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। यह हादसा अमेरिकी वायुसेना के रिफ्यूलिंग विमान KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के साथ हुआ, जो उड़ान के दौरान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया था। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा, इस हादसे की जांच अभी जारी है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि विमान का क्रैश न तो दुश्मन के हमले की वजह से हुआ और न ही किसी दोस्ताना फायरिंग की वजह से। इससे पहले अमेरिकी सेना ने बताया था कि दुर्घटना में 4 क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लापता थे और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि विमान में मौजूद सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर एक नया योजना पर विचार शुरू किया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया चैनल CNN को बताया कि ईरान सीमित समय में तेल टैंकरों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसके लिए एक सख्त शर्त रखी जा सकती है। इस प्रस्ताव के तहत उन तेल टैंकरों को ही गुजरने दिया जाएगा जिनका तेल अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में खरीदा बेचा जाएगा। दरअसल अभी दुनिया में होने वाले ज्यादातर तेल सौदे अमेरिकी डॉलर में ही किए जाते हैं, लेकिन ईरान अब ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा है जिनसे डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। इस बीच चीन भी लंबे समय से इस कोशिश कर रहा है कि वैश्विक बाजार में उसकी मुद्रा युआन का इस्तेमाल बढ़े। चीन पहले भी सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों से अपनी मुद्रा में तेल खरीदने की कोशिश करता रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमला किया गया तो वो क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली तेल कंपनियों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से दी गई। ईरानी सेनाओं की ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान के तेल निर्यात के लिए काफी अहम खार्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दी। दरअसल नेतन्याहू की ओर से कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाने और हत्या की धमकी दिए जाने के बाद शेख नईम कासिम ने यह बयान दिया। शेख कासिम ने कहा कि उनकी हत्या की धमकी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत उन्हें नहीं बल्कि नेतन्याहू को है। शेख कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के शब्दकोश में हार या आत्मसमर्पण जैसी कोई चीज नहीं। उन्होंने साफ कहा कि चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, उनका संगठन मैदान में डटा रहेगा और पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा ये कोई साधारण लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह इस संघर्ष के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में युद्ध के मैदान में दुश्मन को उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा।
अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई और 9 अन्य अरेस्ट ईरानी अधिकारियों की सूचना देने वाले को $10 मिलियन यानी करीब 83 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से उठाया गया है। IRGC को 2019 से अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और इसे अमेरिकियों पर हमलों और वैश्विक आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा जाता है। यह घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की गई, जो आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी के बदले नगद इनाम और अमेरिका में पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है। यूएई ने देश के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से हवाई हमलों को रोकने के वीडियो क्लिप और विस्फोटों और हमलों के कथित फर्जी वीडियो साझा करने के आरोप में 10 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। ये जानकारी यूएई के सरकारी मीडिया ने दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इन लोगों ने हमले से जुड़े असली वीडियो के साथ साथ AI से बनाए गए वीडियो और तस्वीरें भी यूएई की वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर साझा की थी। उन्हें अब तुरंत सुनवाई के लिए भेजा गया है। अबू धाबी पुलिस ने भी कहा कि देश पर हुए हमले के दौरान वीडियो बनाने और गलत जानकारी फैलाने के आरोप में विभिन्न देशों के 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताहली ने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने बताया कि तेहरान ने भारत के लिए इस अहम समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई। इस बीच खबर है कि ईरान ने 2 LPG टैंकर को हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत की ओर जाने की अनुमति दे दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारतीय जहाजों को लेकर बड़ी खबर सामने आई। भारत का LPG जहाज शिवालिक शुक्रवार रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गया। ये जानकारी जहाजों की गतिविधि पर नजर रखने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के डेटा से सामने आई है। बताया जा रहा है कि शिवालिक एक भारतीय झंडे वाला LPG कैरियर है, जिसकी कार्गो क्षमता लगभग 54,000 टन से ज्यादा है। हालांकि भारतीय नौसेना ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि इस जहाज को नौसेना के जहाजों की सुरक्षा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को ही एक सरकारी अधिकारी ने बताया था कि खाड़ी क्षेत्र में रुके 28 भारतीय जहाजों में से एक ऑयल टैंकर जगप्रकाश ने भी अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी है। ये जहाज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का है और लगभग 48,000 टन तेल उत्पाद ले जाने की क्षमता रखता है। वहीं अभी भी 3 भारतीय कार्गो जहाज, जिन पर 76 भारतीय नाविक सवार हैं, ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। ईरान ने भारत में फंसे अपने लगभग 180 नाविकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान और परिवहन की व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नाविकों में से ज्यादातर कोच्चि शहर से ईरान वापस भेजे जाएंगे। इसी बीच ईरान उन 84 नाविकों के शव भी वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिनकी मौत 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास हुए हमले में हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उस समय एक ईरानी जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मौजूद था, जिसे अमेरिकी हमले में डुबो दिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जहाज को पकड़ने के बजाय उसे डुबो देना ज्यादा आसान और मजेदार था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को राजनीतिक तौर पर घेर लिया है और राजनीति में हार पहले दिमाग में होती है, उसके बाद वास्तविक हार होती है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते से भारत को कोई खास फायदा नहीं मिला, जबकि देश की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका भारत को यह बताता है कि तेल और गैस किस देश से खरीदनी है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम ने अपना पूरा जीवन दलितों और हाशिए पर खड़े समुदायों के अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अतीत में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने में सफल नहीं रही। इसी वजह से कांशीराम को अलग राजनीतिक रास्ता चुनना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उस समय कांग्रेस ठीक तरह से काम करती तो कांशीराम को अलग संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित होते जब कांशीराम उभरे थे, तो शायद उन्हें कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाता। कार्यक्रम के दौरान यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए।
पहली बार सीईसी को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया गया। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष का नोटिस। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर औपचारिक प्रस्ताव दिया गया है। शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नोटिस जमा किया। ये नोटिस मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया। बताया जा रहा है ये कदम पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बाद उठाया गया है। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिवों के कार्यालय में इस प्रस्ताव से जुड़े 2 अलग अलग नोटिस जमा किए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी कई महीने लग सकते हैं। नियमों के अनुसार पहले एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी जो इस प्रस्ताव की जांच करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों में संख्या बल फिलहाल सरकार के पक्ष में है, इसलिए अगर यह प्रस्ताव बहस और मतदान तक पहुंचता भी है तो उसके पारित होने की संभावना कम मानी जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.